चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मिश्रा, जो कारणों की बात हो रही थी उसमें तंबाकू के विषय में बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये एक ऐसा कारण भी है और जिससे रोकथाम और बचाव भी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भारत के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर तंबाकू का सेवन जो हमारे च्यूइंग टोबैको है, चाहे हम यूपी देखें, बिहार देखें, आसाम देखें, साउथ देखें, नॉर्थ ईस्ट देखें, इतना प्रचलन है च्यूइंग टोबैको का, और जिसकी वजह से कैंसर होना ही होना है अगर 20-30 साल लोगों ने इसका सेवन किया है। और लोग क्या करते हैं, मुंह में रख के सो जाते हैं रात में, जब दांतों के बीच में रख के उसको, गाल और जबड़े के बीच में रख के उसको सो जाते हैं। तो इससे तो कैंसर ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है कि ये कैंसर एक अवस्था में जाके होगा, और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि आप तंबाकू का सेवन बंद कर दें तो आपका बचाव हो जाएगा। ये तो प्रिवेंटेबल, इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटेबल कैंसर भारत में है, जो बक्कल मिकोजा का कैंसर हम लोग देखते हैं। बाकी ऐसा भी देखने में आया है कि कोई बिल्कुल तंबाकू का सेवन नहीं किया है, उसको भी कई बार एक हो जाता है, बट वो केसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें नहीं होगा, मैं नहीं भी करता सेवन तो मेरे को हो सकता है। उसमें फिर और कारण भी होते हैं, जैसे बार बार ट्रॉमा होना, दांत अगर शार्प है वो उसकी वजह से हो जाता है, किसी वजह से क्रॉनिक इरिटेशन अगर होती है लंबे समय के लिए तो उसमें हो जाता है। तो तंबाकू भारत के परिप्रेक्ष्य में और विदेशों में भी, जैसे लंग कैंसर इतना कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे, विदेशों में भी, तो तंबाकू का सेवन रोक के बिल्कुल बचाया जा सकता है। डॉक्टर जिल्का, लक्षणों की जब हमने बात की थी तो ये जाना कि लक्षण बहुत ही आम होते हैं, लेकिन अगर इन लक्षणों को लेकर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो जाहिर तौर पर वो डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएगा। जनरल फिजिशियंस जो है वो पहला द्वार होता है जहां पर अगर इस तरह के छोटे मोटे व्यक्ति को लगता है लक्षण हो रहे हैं तो उनके पास जाएगा। छोटी जगह है या कस्बों के जो डॉक्टर्स हैं उनको किस तरह की जानकारी की बहुत ज़रूरत है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है जब कैंसर की पहचान की बात हो? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें ये देखा गया कि हमारे नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम में ये देखा जा रहा है कि प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को भी ये सिखाया जाए, जो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उनको भी सिखाया जाए कि कैंसर की जांच कैसे करनी है। अब जैसे आप देखिए कि सर्विक्स का कैंसर है जो गरीबों में और लोअर सोशियो इकोनॉमिक में ज़्यादा पाया जाता है, तो एक विजुअल जो हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लगाना हम सिखा देते हैं, और उसमें अगर वाइट पैच हो जाए तो वो कैंसर की संभावना होती है उसमें। उनको आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या रीजनल कैंसर सेंटर में भेज दीजिए, तो ऐसा करके उनको ये जानकारी दी जाती है डॉक्टरों। जी, हमारे पास हमारे बहुत से दर्शकों के ईमेल्स लगातार आ रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कैंसर के कारण क्या होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, तो वो चर्चा हो ही रही है। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई थी। आपने कहा था कि भारत में एक बड़ी भारी समस्या है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की। हमारी जीवन शैली ऐसी है, हम थोड़े आराम तलब हो जाते हैं जब भी हमें लगता है क्या ज़रूरत है सैर वैर करने की। सेडेंट्री लाइफस्टाइल दरअसल किस तरह से कैंसर का कारण बनती है, थोड़ा सा ज़रा लोगों को समझा दें ताकि लोग थोड़े से आज से ही तय कर लें कि कल से सैर वैर ज़रा शुरू हो जाए। राइट, ओके। नाउ एक्सरसाइज से जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ती है, तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं दे आर लिबरेटेड एंड दे आर एक्सक्रीटेड बाय दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एक्सरसाइज से ओबेसिटी भी कम होती है, और बॉडी की जो चलने की प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ। एक्सरसाइज से जो पाचन शक्ति होती है वो बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन कम होता है इस एक्सरसाइज से, और एक्सरसाइज से जनरल वेलबींग ज़्यादा बढ़ती है। तो एक्सरसाइज जो है इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑल द cancers in the body, in particular to colorectal cancer. तो एक्सरसाइज का काफ़ी बड़ा रोल है कैंसर की रोकथाम में। जी, एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहेंगे कि एक्सरसाइज से जो हम पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स हैं जिनमें मोटापा होता है, उनमें अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो जो मेल हार्मोन है वो फीमेल हार्मोन में ज़्यादा कन्वर्ट होता है,
Okay. और फीमेल हार्मोन जो ईस्ट्रोजन्स हैं वो दे आर द कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। Okay. तो इसीलिए हम ओबेसिटी रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर, ये प्री मीनोपॉजल में इतना नहीं है जो मीनोपॉज से पहले के लेडीज़ हैं, पोस्ट मीनोपॉजल में ज़्यादा है। जी। तो ये ज़रूरी बताना लोगों को कि पोस्ट मीनोपॉजल में खासकर जो एल्डरली लेडीज़ हैं वो भी वॉक करें। जी, और इस समय हमारे साथ समरजीत जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। आपका स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप से मेरा सवाल है। मैं हरियाणा की एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फैमिली में काफी लोगों को कैंसर हो चुका है। जैसे कि मेरे पिताजी को लंग कैंसर हुआ था, मेरे ताऊ जी को लंग कैंसर हुआ था, मेरी मदर को ओवरी कैंसर हुआ है और अभी भी उनका इलाज चल रहा है, और साथ में मेरी नानी जी को भी सर्वाइकल कैंसर हुआ था। तो इतने सारे लोग कैंसर होने से मेरे मन में ये सवाल उठता है कि क्या हम यानी कि मैं और मेरा जो भाई है, क्या हमें भी हम लोग ज्यादा प्रॉन है कैंसर होने से, या ऐसा कोई टेस्ट है जिससे हम पहले से पता कर सकते हैं कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है इसके? जी डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल। अच्छा, इसमें हेरिडिटरी का कोई रोल नहीं है। लंग कैंसर यूजुअली टोबैको से रिलेटेड होता है, स्मोकिंग से रिलेटेड होता है। सर्वाइकल कैंसर में भी हेरिडिटरी रोल नहीं है। और ओवेरियन कैंसर में भी हेरिडिटरी रोल ज़्यादा नहीं है। तो इसमें आपको जो है कोई ऐसे परिवार की वजह से रिस्क फैक्टर्स आपको ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है इसमें। जी जी। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर जुल्का कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? एक चीज़ मैं कहना जी चाहूँगा जरूर। कि हम उसको जो हेरिडिटरी कैंसर्स में ना, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे थे, ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम होता है एक। अच्छा, मतलब ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर दे आर रिलेटेड टू द सेम जीन, ओके। BRCA1 एंड BRCA2। तो जिसमें ये BRCA पॉजिटिव है उसको ओवरी का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर तो साहब, इनका ये चीज़ टेस्ट करानी चाहिए जो फीमेल्स हैं। अच्छा, लेकिन उनको- मेल्स में किसी तरह की कैंसर मेल्स होने में का ऐसा ज्यादा नहीं खतरा है नहीं अनलेस एंड अनटिल दे आर स्मोकिंग। अच्छा, इनका सवाल ये भी था कि इनको और इनके भाई को क्या खतरा ज्यादा है, इनको क्या करना क्या चाहिए? इनको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा। और कई जेनेटिक क्लिनिक्स हैं, जैसे हमारे भी है अच्छा। जेनेटिक क्लिनिक है कि जिसमें कुछ जीन्स का टेस्ट करते हैं कि ताकि इनमें वैसी जीन्स ना पाई जाएं जो कैंसर करती हैं। जी। वैसे इनके लिए जो राय यही है कि इनको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी इन्होंने बताया, अब वो लंग कैंसर का हमें कारण नहीं पता कि वो स्मोकर्स थे कि नहीं थे जो इनके दो लोगों का इसमें मृत्यु हुई। जी। और ओवरी, जैसे प्रोफेसर जुल्का ने कहा कि ओवरी और ब्रेस्ट का एक ज़रूर होता है कि फेमिलियल हो सकता है, बट वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खाली ओवरी का कैंसर है इनकी जी। मदर को, और जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इनको तो रूटीन एग्जामिनेशन अपना ये करा सकते हैं, और ऐसा कोई टेस्ट अभी नहीं उपलब्ध है जो करके आप कह दें कि ये नहीं होगा आगे। जी, श्योरिटी नहीं है। ऐसा कोई अभी टेस्ट उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर मिश्रा, इलाज की जब बात आती है कौन से विकल्प मौजूद हैं, और अक्सर हमने देखा है पेशेंट्स जब भी इलाज करवा रहे होते हैं तो उनके कुछ माइंडसेट होते हैं कि हमने सर्जरी करवा ली तो इलाज पूरा हो गया, या रेडिएशन नहीं करना है, रेडिएशन हो गया तो कीमो नहीं देंगे। तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरह से करते हैं? और ये जो माइंडसेट है कि सर्जरी है तो इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, या रेडिएशन होगी तो शायद बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे, तो कहीं इलाज में चूक भी होती है और बीच में भी छूट जाता है। बिल्कुल, जो कैंसर के लिए तो बड़ा टिपिकल हम लोग एक फ्रेज यूज़ करते हैं, मल्टी मोडेलिटी मैनेजमेंट, और उसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, तीनों का रोल है। ये उस पर निर्भर करता है किस अवस्था में पेशेंट आया है। जैसे ब्रेस्ट का एग्जाम्पल अगर हम लें, जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसमें अगर 70% जैसे हमारे एडवांस आते हैं तो उसमें कीमोथेरेपी हम से शुरू करते हैं, और उसके बाद सर्जरी करते हैं, और उसके बाद रेडियोथेरेपी करते हैं। इसी प्रकार अगर जल्दी अवस्था में कोई आ जाता है जिसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन हो जाता है जी। उसमें सर्जरी करके थोड़ा सा हिस्सा निकाला स्तन का, और उसमें ऑपरेशन के दौरान ही या तो रेडियोथेरेपी के जो हम ट्यूब्स हैं डाल देते हैं, प्रोफेसर झुल्का की टीम आके उनको डाल देते हैं, और रेडियोथेरेपी हो जाती है। और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आती है, मान लीजिए लिम्फ नोड्स में चला गया है, तो फिर उसमें कीमोथेरेपी लगती है। तो ये सिर्फ फैसला करना होता है कि कौन सी थेरेपी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी। आम तौर से तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। ज़्यादातर में
वो तभी अवॉइड कर सकते हैं हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी जब बहुत जल्दी अवस्था में पकड़ में आ जाए, जिसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। और उसमें भी अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन हो रहा है तो उसमें फिर कंबाइन हमें करना पड़ता है। जैसे कोलन में मैं कहूँ कि अगर स्टेज 1 है जिसमें खाली मिकोजा तक लिमिटेड है, तो अगर हमने उसको निकाल दिया है अच्छे से, मार्जिन्स हमारे क्लियर हैं, लिम्फ नोड्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन नहीं है, तो फिर उसमें और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। उसको फॉलोअप हम लोग कहते हैं कि साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करा लें और उससे फॉलो करते रहें। जी हम बहुत जल्दी से चर्चा कर लेते हैं एक दो और बातों पर। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, आपसे हम ये शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में एक बात कही थी कि एक बार ये जांच से तय हो गया कि कैंसर है, बहुत से लोग जो नोन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है वो छोड़ के अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ बहुत जाते हैं। बहुत सी जानकारी ईमेल सर्कुलेट होते हैं कि इसके पत्ते खा लीजिए या वो जड़ी बूटी ले लीजिए या किसी और पैथी की बात, हम किसी पैथी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन ऐसी बहुत से और कई लोग दावा भी करते हैं, कोई पुड़िया बाबा भी होते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं। अमूमन दुनिया भर में क्या ये सब चीज़ें ट्राई की जाती हैं? देखिए, यहाँ पर इंडिया में ये ज़्यादा होता है, वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में तो मेरा अनुभव नहीं है कि लोग जो फिक्स मेडिसिन है, जो इसका तरीका है इलाज करने का, उसके बाहर जाते हैं। अच्छा। तो वो इलाज जो है एक सेट प्रोटोकॉल है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है जीपीज को भी है, और उनकी गाइडलाइंस जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से आती हैं। दूसरा सवाल इसी में, ठीक है, ये आपने बताया कि वहाँ ऐसा नहीं करते। दूसरा सवाल ये, क्या बायोप्सी को लेकर भी कुछ ऐसी बात है कि अगर बायोप्सी एक बार हो गई तो उससे कैंसर फैल जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बायोप्सी से तो डायग्नोसिस होती है और ये सबसे कंफर्म करने का एक तरीका है कि बायोप्सी। बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर जुल्का, हम आपके पास आते हैं क्योंकि उस समय हमें जरा इन बातों पर जरा चर्चा बहुत जरूरी थी। डॉक्टर जुल्का, हमारे यहाँ ये कहाँ से भ्रांति लोगों में आई? अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं रहता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं डॉक्टर साहब कह तो रहे हैं लेकिन शायद नहीं, ये फैल ही जाता है। ये एक्चुअली एक दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को, तो ये लोगों में वो एक्चुअली इस ईयर का थीम जो इंटरनेशनल कैंसर डे का जो थीम है ना WHO का, वो थीम यही है, डीबंकिंग द मिथ्स। अच्छा। मतलब हाँ, उसका थीम यही है। तो हमें मिथ्स को दूर करना है, मतलब जो भ्रांति आप बता रहे हैं उनको दूर करना है कि बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता, ये लोगों को बताना जरूरी है। और बायोप्सी ऐसे ही थोड़ी बायोप्सी कर देते कि पढ़े लिखे लोगों में डॉक्टर साहब इतनी भ्रांति है इस बात को लेकर। नहीं, और दूसरा कैंसर कंटेजियस डिजीज है कि एक दूसरे के साथ रहने से हो जाता है, ये भी एक भ्रांति है। तो ये भी दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम सब लोग जो है 30 साल से कैंसर मरीजों को देख रहे हैं, तो आप देखिए, अच्छा कैंसर मरीज के साथ खाना, सेम प्लेट में भी खाना, उससे कोई कैंसर नहीं होता। तो ये चीजें जो है ये भ्रांतियां हैं, ये और शायद डर को भी बढ़ाती हैं, जिसमें आपको इलाज के दौरान मुश्किल आती होगी। डॉक्टर जुल्का, आप तो दिन भर में न जाने कितने कैंसर मरीजों को मिलते होंगे और कितने वर्षों से मिल रहे हैं? पिछले 35-40 साल से।